नमस्कार, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर स्नेह सनी लाइव हूँ आपको सनी साइड अप के फर्स्ट एपिसोड में। आज हम बात करेंगे आरिफ अजाकिया से। इनके फोर फादर्स इंडिया गुजरात से हैं, जो कि माइग्रेटेड टू पाकिस्तान इन 1948 टू कराची। ही वाज द फर्स्ट इन हिज जनरेशन हु वाज बोर्न आउटसाइड इंडिया। तो आरिफ भाई, नमस्ते। नमस्ते एंड थैंक वेलकम। यू। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप क्या करते हैं, किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन 1984 में पाकिस्तान छोड़ दिया था 20 साल की उम्र में। सऊदी अरब, दुबई से होता हुआ 90 में मैं बेल्जियम आ गया था, यूरोप। और 94 से मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। पाकिस्तान में होने वाले ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को एक्सपोज करता हूँ यूनाइटेड नेशंस जिनीवा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल सेशन में और यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रसल्स में। अब 10 साल से, तकरीबन 11 साल से लंदन में रहता हूँ और काम मेरा वही है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस। अब मैं पूरे एशिया को कवर करता हूँ। साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम का मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हूँ और हमारा काम है एशिया में होने वाले ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को एक्सपोज करना, दुनिया के सामने रखना। जी, मेनली जब आपने ये ह्यूमन राइट वायलेशन का शुरू किया, वो कौन से मुद्दे से आप इसमें इन्वॉल्व हुए? कौन सा वो सब्जेक्ट था जब आप इन्वॉल्व हुए, जो आपके दिल को छू छू गया, लगा? एक्चुअली 1992 में पाकिस्तान में कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों में मुहाजिरों के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ। मुहाजिर वो हैं जो पाकिस्तान माइग्रेट करके आए थे इंडिया से 1947 में। उनको पाकिस्तान में एज ए फर्स्ट क्लास सिटीज़न एक्सेप्ट नहीं किया गया कभी। उनके ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ, हज़ारों लोग मार दिए गए और मिसिंग पर्सन बना दिए गए। तो वहाँ पे फिर महाजरों के जो लीडर थे अल्ताफ़ हुसैन, वो लंदन में रहते थे, उन्होंने बेल्जियम में मुझसे कांटेक्ट किया कि आप इस मामले पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जो मुहाजिरों की हो रही है उस पर आप काम करें। तो मैंने वहाँ से मुहाजिर इशू से काम करना शुरू किया था। सो वो जो मुहाजिर का इशू था, वो बेसिकली क्या बलूचिस्तान से बिलोंग स्टार्ट हुआ? नहीं, हमारा जो मुहाजिर थे वो 1947 में इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके सिंध में बसे थे और सिंध के शहरी इलाकों में, ज़्यादातर कराची, हैदराबाद में आबाद हुए थे। और हमारे साथ एजुकेशन में, जॉब्स में और काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसके खिलाफ MQM जमात बनी थी, मुहाजिर कौमी मूवमेंट। ये मुहाजिरों के राइट्स के लिए बात करती थी, जिस पे फिर मिलिट्री ने ऑपरेशन शुरू किया और जब कत्ले आम शुरू कर दिए मुहाजिर नौजवानों का, तो वहाँ पे फिर हमारे लिए ज़रूरी था कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज किया जाए कि किस तरह मुहाजिरों के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो माइग्रेट होके इंडिया से पाकिस्तान एट इंडिपेंडेंस पे आए, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी पाकिस्तान में। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा है कि इंडिया भी गए थे यहाँ से, पाकिस्तान से लोग माइग्रेट करके, लेकिन उनको वहाँ पे फैसिलिटेट किया गया, उनको एसिमिलेट करने के लिए लोकल पॉपुलेशन में कई सहूलतें दी गई। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था। इसकी मामूली मिसाल आपको मैं ये दूंगा कि जब मैंने मैट्रिक पास किया, तो जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहता था वहाँ पे मुझे एडमिशन नहीं मिला, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जो मुहाजिर हैं उस उनकी परसेंटेज 65 होनी चाहिए, लेकिन बाकी पाकिस्तानी हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोच, वो 45% पे भी उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दिस वाज ए क्लियर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यही जॉब्स का होता था कि जॉब जहाँ भी अखबार में ऐड आता था तो आगे लिखा हुआ होता था कि डोमिसाइल पंजाब का या डोमिसाइल रूरल सिंध का, यानी कराची, हैदराबाद जहाँ पे हम रहते थे मुहाजिर, वहाँ का नहीं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। 2% हमारे को जॉब्स मिलती थी या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलते थे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस टाइम, अगर ये तो मुस्लिम्स मुहाजिर लोगों के साथ था, तो इसका मतलब जो लोग मुस्लिम्स नहीं थे, नॉन मुस्लिम थे, जैसे क्रिश्चियन थे, जैसे हिंदूज थे, दूसरे लोग थे, तो उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन लेवल हाई होगा फिर। इनकी तो मैं अपने जितने भी मेरी पब्लिकेशंस होती हैं, वीडियोस होती हैं, इसमें मैं साफ कहता हूँ कि द मोस्ट ओप्रेस्ड पीपल ऑन अर्थ इज़ पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़।
पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को इंसान ही नहीं समझा जाता। हमें तो छोटे मोटे डिस्क्रिमिनेशन जॉब्स वगैरह में होते थे, उनको तो एवरी वॉक ऑफ लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनको तो राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू फ्रीडम नहीं है, राइट टू फेथ नहीं है, तो वो अपनी इबादत भी नहीं कर सकते। एक अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट है कि ऑन एवरेज 1000 हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लड़कियां पाकिस्तान में फोर्स्ड कन्वर्जन का शिकार होती हैं एवरी ईयर। 1000 लड़की का मतलब है एवरेज रोज़ की 3 लड़कियां उठा ली जाती हैं, उनके साथ बुरा सलूक होता है, उनका रेप किया जाता है और फिर इनको फोर्स किया जाता है कि अब आप इस रेपिस्ट के साथ आपकी शादी होगी और आप मुसलमान होंगी। और ये है कि बहुत ही बुरा सलूक है। आए दिन इनके बिजनेस, इनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जैसे मंदिर है, चर्च है, उनको तोड़ा जाता है, उन पर आग लगाई जाती है। जो माइनॉरिटी बिजनेसमैन हैं उनके उनके बिजनेस पे अटैक होते हैं, और मतलब एवरी फॉर्म ऑफ एट्रोसिटीज दे आर फेसिंग इन पाकिस्तान। तो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है ये सब होता है, तो व्हाई दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू सेव दोस माइनॉरिटीज, टू हेल्प देम आउट, टू गेट देम आउट ऑफ मे बी फ्रॉम देयर पॉसिबली। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर आप बात करें ना, तो वेस्ट है, वेस्ट इज़ पावरफुल, वेस्ट डिक्टेट्स टर्म्स, लेकिन वेस्ट सिर्फ वहाँ जाता है जहाँ पे उनका एजेंडा होता है और जो उनको सूट करता है। इराक़ में एज सच कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इराक़ इनके एजेंडे में आता था, लीबिया इनके एजेंडे में आता था। हालांकि लीबिया में तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी ही नहीं, वहाँ तो बेसिक लाइफ इतनी फैसिलिटेट की हुई थी, लेकिन इनको वहाँ पे ऑयल और आपको पता है कि एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए जहाँ एजेंडा है वहाँ पे वेस्ट काम करता है। यूनाइटेड नेशंस, मेरी अपनी स्टडी है, 29 साल से मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस एक टूल है अमेरिका का, जो अमेरिका यूज़ करता है जहाँ पे मसला उसको लगता है कि हमें इंटरवीन करना चाहिए, जहाँ पे उसको बिजनेस मिल सकता है। एग्जैक्टली। अब जैसे अफ्रीका में जैसे अभी 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 यूक्रेन में हो रहा है, उसको बिजनेस मिल रहा है, यूक्रेन और की वो बहुत जबरदस्ती की वो लड़ाई फाइट कैरी ऑन करेगा। और यूक्रेन में अभी डीपली चीज़ें जा रही हैं। आर्कटिक में जो रास्ते हैं और जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुई वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की। ये सब चीज़ें हैं जो यूक्रेन है। तो वही बात के अफ्रीका में हर जगह डिक्टेटरशिप है, कहीं डेमोक्रेसी नहीं। वहाँ अमेरिका क्यों डेमोक्रेसी लेके नहीं जा रहा? अमेरिका की डेमोक्रेसी की दुकान इराक में चलती है, लेकिन दूसरे कंट्रीज जहाँ पे, तो आपका वही सवाल के माइनॉरिटीज़ के हवाले से दुनिया को छोड़ें, हिंदुओं का एक ही देश है दुनिया में, भारत जी। भारत कहाँ बात कर रहे हैं उसके लिए? भारत उसके लिए कहाँ कुछ कर रहे हैं? वही मैं चले, पूछना एज ए चाहती कि कंट्री भारत को में छोड़ें, एज ए हिंदू कम्युनिटी 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू भारत में रहता है, उनको पता भी नहीं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है जी। तो ये एक बड़े अफसोस की बात है। एक मुसलमान को सुई भी लग जाएगी ना, तो 56 इस्लामिक मुल्क चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं जी। लेकिन यहाँ पे रोज़ आपकी 3 हिंदू लड़कियाँ, क्योंकि सिंध में माइनॉरिटी मीन्स हिंदू, और ये सिंध में ज़्यादा हो रहा है। पंजाब में ज़्यादातर क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, लेकिन सिंध में माइनॉरिटी मीन्स हिंदू। रोज़ अभी घोटकी में मंदिर तबाह कर दिया उन्होंने जी। कोई फेस्टिवल आता है तो तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। तो इस पे अगर 100 करोड़ हिंदू बोलना शुरू करे तो दुनिया को पता भी चले, लेकिन वहाँ परवाह नहीं है शायद इंडिया में हिंदुओं को। इंडिया में शायद मैंने ये देखा है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह यूके में रहती हूँ और काफ़ी सालों से टीनेज थी तो ही वेस्टर्न वर्ल्ड में आ गई थी। इंडिया में जब मैं जाती हूँ तो मैं देखा कि जो आम लोग हैं यहाँ या अपर मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपने अपने लाइफ में बड़े खुश हैं। एज फार एज उनकी फैमिली ठीक है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑन द डे, यू नो, जो इंटरनेशनल ऐसे इश्यूज होते हैं, वो कहते हैं हमें क्या। बट वो जो हमें क्या के जो एटीट्यूड से हमको बाहर निकलना होगा, अगर हिंदुज़म बचाना होगा तो हमको हमें क्या के एटीट्यूड से निकलना होगा। नहीं तो इंडिया, मुझे लगता है कि 20 साल में एक इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। वो एक अलग चीज़ है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मसला ये है कि मैंने देखा है कि यहाँ पे अब थोड़ी बहुत तो मूवमेंट की है हिंदुओं ने। अदरवाइज आप यहाँ भी देखें ना, तो हिंदू का एटीट्यूड यही था कि वो अपनी जॉब के साथ बहुत ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, फुल अपना 100% देते हैं अपनी जॉब को। लेकिन लाइफ में उनका यही है कि 9 to 5 जॉब करेंगे
वापसी पे किसी दोस्त के साथ बियर पी लेंगे, तो घर आएंगे, बच्चों के साथ खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, सो जाएंगे। वो कहते हैं बाकी हमारा काम नहीं है। भारत का क्या होता है, लोगों का क्या होता है, वो भारत सरकार जाने। पाकिस्तानी ये नहीं करता। पाकिस्तानी, आप आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आज एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट का ऐलान करे पाकिस्तान हाई कमीशन पे, 50 आदमी जमा करना आपके लिए मुश्किल होगा। ऑफ कोर्स मिलियन इंडियन हम रहता है इधर। हम ट्राई करके देख चुके हैं। देख चुके आरिफ हैं। जी, आपको पता है कि कितनी बार वी हैव डन द, हमारे पास बहुत से कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। वो वही है, वो भी थोड़े हैं। हाँ, अगर देखा कीबोर्ड जाए तो वॉरियर्स मिलियन हैं, से ज्यादा इंडियन लेकिन हमारे पास एक्चुअली में वहां पहुंचने वाले लोग नहीं हैं, और ये इस बात की तो मैं विटनेस हूँ आपके साथ। और पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन आज ऐलान करे कि इंडिया जुल्म कर रहा है मुसलमानों पे, आओ इंडियन हाई कमीशन पे प्रोटेस्ट है, मैं आपको कहता हूँ 2-3 हजार तो आराम से जमा हो जाए। ऑफ कोर्स। और अगर महीना भर इस पे वर्क किया जाए तो 10,000 भी जमा कर सकते हैं। तो ये फर्क है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी गलत बातें हिंदूज के साथ स्पेशली पाकिस्तान में हो रही हैं, उनके लिए हमारे पास क्या सल्यूशन है? और दूसरा ये कि हम ये जो अपने जो हिंदूज की ये जो जनता है, स्पेशली मे बी यूके में टू स्टार्ट विद, और धीरे धीरे दूसरे देशों में जाते हुए, हम उनको कैसे इकट्ठा करके उनको जागृत कर सकते हैं कि भाई उठो, अब तो उठो। देखें, ये एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि इस पे मैं तो चीख रहा हूँ जब से मैंने ये सोशल मीडिया पे आया हूँ, तब से मेरी इंडियन फॉलोइंग है। मैं तो उनको भी चीखता रहता हूँ कि प्लीज़, आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी ड्यूटी है। आप एक सेफ़ कंट्री में रहते हैं, आप एक सेफ़ एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ये एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी ड्यूटी है कि आप अपने लोगों के लिए थोड़ा, और कुछ नहीं, आपको ये हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप मुसलमानों की तरह जिहाद करने निकल पड़ो जी, तलवार उठा के, बम बांध के। हम कह रहे हैं पीसफुली प्रोटेस्ट तो करें, आवाज़ तो उठाएं। एक मामूली मिसाल ले लें, जून में अब यूनाइटेड नेशंस का सेशन होगा जिनीवा में। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको दुनिया भर के मसले मिलेंगे। मुसलमानों के लिए इंडिया में जुल्म हो रहा है, इंडिया मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, जबकि आपको भी पता है कि कौन सा कत्लेआम हो रहा है, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड नेशन में आपको लगेगा कि अरे इंडिया तो दुनिया का वर्स्ट कंट्री है। एक तरफ सिख खालिस्तानी लेके बैठे होंगे, एक तरफ मुसलमानों का मुद्दा होगा, एक तरफ कश्मीर का मुद्दा होगा। एक भी आवाज़ वहाँ पे पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर होता है जुल्म, उसके लिए एक भी आवाज़ नहीं होगी, नहीं उठती है। एक आदमी नहीं होगा। कौन आएगा भाई? हम जाते हैं, हम थोड़ी बहुत आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारी भी अपनी, देखें, एक मैं मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ, जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, तो अपना घर चलाता हूँ। जिनीवा जाने के लिए खर्चा होता है, कैसे करें? जी, कोई स्पॉन्सरशिप किसी एनजीओ की मिल जाए तो हम जाते हैं। अदरवाइज जैसे मार्च का सेशन बहुत बड़ा सेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, मैं नहीं जा सका क्योंकि मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया था। एक आवाज़ नहीं उठी, एक आदमी नहीं बोला कि पाकिस्तान में हिंदू या माइनॉरिटीज़ के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। तो ये हमारे हिंदू लोगों को यहाँ, और हिंदू यहाँ का सेटल्ड हिंदू है, मुसलमान पाकिस्तानी है ना, ज़्यादातर बेनिफिट्स पे बैठा हुआ है। हिंदू कंट्रीब्यूटिंग है, टैक्स पेयर है, वो चाहें तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके अपना डेलीगेशन बना के जा सकते हैं, यूनाइटेड नेशन जाए, यहाँ पे कुछ काम करें। जैसे आपने कहा कीबोर्ड वॉरियर हैं, वही हैं बिल्कुल, और वो भी कीबोर्ड वॉरियर में भी यूनिटी नहीं है, सबकी अपनी अपनी दुकान है, सबकी अपनी अपनी दुकान है, सबको अपनी अपनी वो चाहिए कि मैं कुछ हूँ, मेरा नाम हो जाए। वो मैं ये तो जरा मैंने बड़ा महसूस बदकिस्मती किया है कि मैं और भी, इसका सॉल्यूशन मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो सकता है। कन्विंस कर सकते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, हम बोलते रहते हैं, लेकिन चले, मैं समझता हूँ फिर भी तब्दीली आई है। इससे पहले आपने कभी सुना कि यहाँ पे इंडियन निकलता हो प्रोटेस्ट के लिए? लेकिन आज से 2 साल पहले 2021 में इन्हीं पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के लिए हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान हाई कमीशन पर प्रोटेस्ट किया, 500 हिंदू जमा किए, 500। जी, तो ये जो एक बहुत बड़ी बात है, जो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। फिर आपको पता है हमने बीबीसी पे, गार्डियन पे प्रोटेस्ट किया, पहले कहाँ होता था? चले इतना ही सही, 50 आदमी, 100 आदमी, 40 आदमी जमा तो हुए, लेकिन होपफुली अवेयरनेस आएगी। जी, तो आपको क्या लगता है ये जो हमारा ये जो रीजन है जहाँ पे हम, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, दूसरी कंट्रीज हैं,
उसमें हम पीस ला सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ? हो सकता है कभी हम कि हम लोग इकट्ठे आराम से बैठ सकें ताकि हम लोग एक ईस्ट की एक पावर बन सकें, रादर देन हम हमेशा वेस्ट की तरफ देखते रहें? देखें, पावर ना बनने देने के लिए ही इंडिया के टुकड़े किए गए। बंटवारा क्यों हुआ था? 1947 में अंग्रेज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जाना था इंडिया छोड़ के, अगर वो एक इंडिया जो कि हिस्टोरिकल एक इंडिया था छोड़ के जाते, तो आज दुनिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया होता। जी। लेकिन वो करना नहीं था, तो इसलिए बंटवारा किया गया। और बंटवारे के खाली हमको तो नजर आता है कि पाकिस्तान इंडिया बांटा गया था, लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें बर्मा भी था, बर्मा भी था। उसमें श्रीलंका भी था, जी। नेपाल भी था, तिब्बत भी था, और और थोड़ा पार्ट अफगानिस्तान भी था शायद। और अफगानिस्तान का पार्ट था। जी। ठीक है, कहाँ गया वो सब? सबको अलग अलग तोड़ा गया। फिर जो मेनलैंड इंडिया बचा था उसके भी दो पार्ट किए गए, ईस्ट और वेस्ट विंग काट किए गए इंडिया के। इसलिए क्या गया? फिर दूसरा ये कि बंटवारे के साथ कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज छोड़ के गए। आप जा रहे हो कश्मीर का फैसला करके जाओ, ये सब फैसले करके कश्मीर जाओ, का फैसला करो, बलूचिस्तान का फैसला वही। करो, पंजाब का फैसला करो। ये जो खालिस्तान मूवमेंट्स आई हैं वो भी उसी उसी बैकलॉग है। उसी का बैकलॉग है। ये जो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम चल रही है वो भी उसी का बैकलॉग है। बलूचिस्तान पे कब्जा किया पाकिस्तान ने, बाय फोर्स आर्मी भेज के कब्जा किया। वही सारा बैकलॉग ये जो 11 अगस्त छोड़ा है। 1947 को बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया था। कराची जो कि पाकिस्तान का कैपिटल था, उसमें बलूचिस्तान, आज़ाद बलूचिस्तान की एम्बेसी थी। नेहरू सरकार और जिन्ना सरकार ने बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट किया था, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन पाकिस्तान ने 1948 में फौज भेज के कब्जा कर लिया, कोई नहीं बोल रहा। यही चीज़ कश्मीर के साथ हुई। वहाँ पे पाकिस्तान ने कबायली भेजे, उन कबायलियों ने नाम तो लिया कि हम मुसलमान कश्मीर को आज़ाद कराने आए, लेकिन मुसलमान बहू बेटियों का रेप हुआ, उनको अगवा करके ले गए, रावलपिंडी पेशावर के बाजारों में बेचा, हजारों कश्मीरी मार दिए। और वहाँ पे उस वक्त की इंडियन सरकार की कमज़ोरी थी। अगर इंडियन सरकार उस वक्त मजबूत होती ना, तो वो पाकिस्तान को पीछे धकेलती और पूरा कश्मीर आज़ाद कराती। लेकिन इंडियन सरकार चली गई यूनाइटेड नेशंस के, देखें यहाँ पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, आप उनको भगाओ भाई। आपके उन्होंने, महाराजा हरि सिंह कश्मीर के लीगल कस्टोडियन थे, मुस्लिम मेजोरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला थे, दोनों दिल्ली आए थे, दोनों ने एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी इंडिया के साथ। इट वाज इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो इंडिया का पार्ट हो गया है, उस पर पाकिस्तान आ गया है, आप इनको मार भगाएं। आप यूनाइटेड नेशन जा रहे हो जबकि आप इतना बड़ा देश हो। पाकिस्तान तो अभी आज़ाद हुआ था ना, इंडिया से अलग हुआ था, तो इसके रिसोर्सेज कम थे। इंडिया तो फिर एक हिस्टोरिकली इसके पास पूरा आर्मी थी, रिसोर्सेज थे। स्टिल इंडिया की उस वक्त की सरकार यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट कर रही है जंग रुकवाओ, जंग रुकवा के उधर ही लाइन खींच दी गई। आज आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में। ये है तो पीस कैसे आएगा? आपने सवाल किया था पीस कैसे आएगा जब एक देश की फॉरेन पॉलिसी पूरी डिपेंडेंट है टेररिज्म पे। जी। भारत में कंटिन्यूसली टेररिज्म करता आया है पाकिस्तान आज तक। तो फिर इसका हल मेरी नज़र में एक ही है कि ये जो टेररिस्तान है, अब उसमें बलूचिस्तान जो कब्जा किया हुआ है, बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहिए, सिंधु देश आज़ाद होना चाहिए। सिंध देश हिस्टोरिकली हमेशा से आज़ाद रहा है, भारत का हिस्सा था, लेकिन भारत में मुख्तलिफ राज्य होते थे छोटे छोटे। उसमें राजा दाहिर का ये राज्य था जिस पर मुसलमानों ने सबसे पहले इंडिया पे जो हमला किया वो सिंध पे किया था। सिंधु देश आज़ाद होना चाहिए। पख्तून ड्यूरेंट लैंड जो है ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पख्तून एरियाज में, जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, उसको पख्तून नहीं मानते। अफगानिस्तान के भी पख्तून नहीं एक्सेप्ट करते, पाकिस्तान के भी। तो पख्तूनों को ये राइट देना चाहिए कि आइदर यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, कि आप ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तान का मसला तभी हल होगा, ये रीजन में पीस तभी आएगा जब ये नासूर नहीं होगा। नासूर तो बहुत है हमारी इसमें, हमारे रीजन में, और मुझे तो अभी तक कोई सल्यूशन नहीं लगता कि 20, 30, 40 साल में कोई नियर बाय आने वाला है, अनलेस कि कोई स्ट्रॉन्ग लीडर दोनों कंट्रीज में आए जो हाथ मिला के आगे बढ़े, तभी कुछ शायद होता नजर आएगा। आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए है मेरे को आरिफ जी।
मैं आपसे दोबारा रब्ता करूंगी, क्योंकि ये आज थोड़ा सा ही एरिया है। नेक्स्ट टाइम हम जो है बलूचिस्तान का एरिया का मुद्दा कवर करेंगे। हम ये केरला फाइल्स भी कवर करेंगे जो आजकल बहुत हॉट टॉपिक हुआ है, तो उसके लिए भी बात करेंगे। एंड देन मिसिंग पर्सन इश्यूज की भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया और आपने अपनी व्यूज़ रखे। एंड आई होप कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस इंटरव्यू को देखने के बाद थोड़ा सा जागृत हो जाएं, या हिंदूज थोड़े से जागृत हो जाएं एंड सोचे कि हमको इकट्ठे होके, अगर आपने हिंदुज़म बचाना है तो अगर हम इकट्ठे होके आगे हाथ बढ़ाएं, और रादर देन एक दूसरे को नीचे गिराने के, एक दूसरे को काटने के बजाय हम ऐसे करके चलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगी। आपकी स्नेह सनी आज से विदा लेती हैं। नमस्ते।